कल हमने बात की थी अकाउंटिंग फाइनेंस का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स से। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंस का रिलेशनशिप अकाउंटिंग से। तो इससे बनाती है अच्छा बेटा, इससे बनाती है कि फाइनेंस जो है कैश फ्लोस पर बात करता है। हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक्रूअल मेथड इस्तेमाल होता है। उस एक्रूअल मेथड ने मैचिंग कॉन्सेप्ट को पूरा बनाता है। तो एक्रूअल से मुराद होती है कि उसमें नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं और ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो भी पे नहीं हुए थे। तो बेसिकली फाइनेंस जो उसने बात करता है ना, वो कहते हैं जी नॉन कैश एक्सपेंस है, इनको वापस एड बैक करो अपने प्रॉफिट में, या जो ऐसे एक्सपेंस आपने लेस कर दिए जो एक्चुअली में नहीं हुए और आपने वो एक्सपेंस शो कर दिए उनको प्रॉफिट में दोबारा ऐड करो, क्योंकि पैसे तो बिका ही नहीं है। और जिन जिन पैसों को आपने रेवेन्यू समझकर ऐड कर दिया है, या रेवेन्यू ही ऐड है और वो ऐड कर दिए हैं, तो पैसे अगर अब रिसीव नहीं हुए तो फिर आप लेस करो अपने प्रॉफिट से कैश फ्लोज बनाने के लिए। दुआ है कि नसीब ओपन हो तो मैं आप लोगों को ये सारा प्रैक्टिकली कैसा होता है ये सिखा जाऊं, कि आगे कभी फाइनेंस पढ़ो तो बहुत आसानी रहे। मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करो। अच्छा बेटा, एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, वो ये है बच्चे, वन मेजर डिफरेंस in perspective and emphasis between finance and accounting is that accountants generally use the accrual method, while in finance the focus is on cash flows. ये आपको एक एग्जाम्पल सामने ला के देता है। अगर आप गौर करो बेटा तो आपके सामने वो ये कहता है आपसे ये कंपनी है नेस्टो के नाम से, उसकी सेल्स है जी $100,000 और वो कहता है जी ये 100% स्टिल अनकलेक्टेड है और जो कॉस्ट है, एक मिनट बेटा, तो कॉस्ट $80,000 है। अब अगर आप इनकम स्टेटमेंट एक्चुअल मेथड के हिसाब से देखोगे, मेरा क्या खा रही हो ये बेटे म्यूट कर दो सबको। एक रोल नंबर 20, आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें। नहीं मैं सबको म्यूट करूं बेटा। चल, तो सेल्स अगर आप देखो $100,000 है और कॉस्ट $80,000, लेकिन $100,000 स्टिल अनकलेक्टेड है, यानी कि आपने एक्रूड में सेल किए हुए है, इसके पैसे भी रिसीव करने हैं, और कॉस्ट $80,000 है जो कि सारी की सारी पे कर चुके हैं। उसने देखो लिखा ना ये कि ऑल पेड इन फुल अंडर सप्लाई टर्म्स। तो ये अब आगे एग्जाम्पल में लेके जाता हूँ। वो देखो जी, इनकम स्टेटमेंट से मुझे बताता है कि अगर आप एक्रूअल पे बनाओगे बेटा, अगर आप एक्रूअल पे स्टैंड बनाओगे तो वो कुछ इस तरह डिपिक्ट करेगी कि $100 सेल और कॉस्ट उसमें से लेस कर दो बेटा 80,000, तो नेट प्रॉफिट आपके पास है $20,000। और अगर आप कैश बेस बनोगे तो एक आउटफ्लो शो होगा वो $80,000 का, क्योंकि उसने लिखा था कि ये ऑल पे टू द सप्लायर, लेकिन सेल्स में उसने लिखा है कि स्टिल अनकलेक्टेड है। तो कैश के ऊपर तो यही होगा कि अभी पैसा कोई नहीं आया, हाँ आउटफ्लो हुआ 80,000 का, तो वो कैश फ्लो के ऊपर काम करता है। एक बात बताओ बच्चों, सेल्स में से आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी,
तो मुझे ये बताना आप लोगों ने कि सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों होता है? बताने वाले को 25 में से 25 और चलो 100 में से 85 कि सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों होता है इनकम स्टेटमेंट में? 100 में से 85, 10 तक गिनता मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा आगे ये फैसल एक बार, चलो जी फैसल से पूछते हैं। बेटे घबराना नहीं, गलती हो जाएगा ना ज्यादा। जी फैसल एक बार चलो बताओ बेटा। सर सेल्स बेसिकली आपका रेवेन्यू होता है अच्छा और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है बेसिकली वो ऐड उसमें इसलिए होता है ताकि अगर आपने वो उसमें से जो परचेजेस में से लेस नहीं किया हुआ तो वो यहाँ पे आकर उसका नेट इफेक्ट हो जाता है ताकि वो आपकी परचेजेस की कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाए और आपका एक्चुअल प्रॉफिट शो हो जाए। तो परचेज की कॉस्ट कम होने से क्या मुराद है? आप परचेजेस सर अगर परचेज की कॉस्ट ये है कि अगर आपने 100,000 की चीजें परचेज की हैं तो उसमें से आपने 20,000 की सेल कर दी है, तो रेस्ट अगर हम देखें कि आपके पास वो 16,000 की चीजें आई थी जो कि आपने 20,000 की बेची थी, तो आपके पास 84,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तो वो सेल्स में आपने 20,000 में 84,000 ऐड करना है, तो आपका 1,04,000 चीजें आपने 1,00,000 की ली थी, 1,04,000 ग्रॉस प्रॉफिट आपका वो आ गया 4,000। अच्छा वेरी गुड। अच्छा जी अब आ जाओ 68। जी बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इसकी वजह यही होती है कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका स्टॉक है जो अभी तक आपका सेल नहीं हुआ, अभी तक आपकी यानी कि स्टोर रूम में पड़ा हुआ है या जो आपकी झोपड़ में पड़ा हुआ है, आपने उसको अपनी सेल्स में से माइनस इसलिए करना है ताकि आपको ये पता लग जाए कि नेट आपने कितना अर्न किया है, यानी कि एक्चुअल में आपने कितनी चीजें बनाई थी और आपने कितनी बेच के उसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया है। अगर उसको जब तक हम अपने सेल में से माइनस नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी। यानी कि पूछता ना जी, हमने अगर कोई हमसे मालिक पूछता है कितने % प्रॉफिट कमाया तो हम उसे बता सकते हैं हमारी इतनी प्रोडक्ट हमने बनाई है, बना के सेल की है और उसके ऊपर इतने % हमने प्रॉफिट कमाया। अच्छा चलो एक बात बताओ 68 सस्पेंस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? सस्पेंस अकाउंट की सर सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा और अच्छा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा इसमें जो जहां तक मुझे सही लग रहा है। फैसल इकबाल किधर है बेटा? जी सर। हाँ बेटा सस्पेंस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री। सर सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में क्लोज कर देते हैं और वो आपका जो आपकी एसेट साइड पे अगर आ रहा है, डिपेंड करता है कि आपका उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो आपके बैलेंस शीट में शो होता रहता है। जब आप उसकी नेक्स्ट ईयर में या जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट उसकी मिलती जाती है या आपकी कोई एरर था आपने, तो वो आप उस सस्पेंस अकाउंट में एडजस्ट करते जाते हैं, बैलेंस शीट में जाके क्लोज हो जाए। अगर उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको क्रेडिट करके बैलेंस शीट में क्लोज कर देते हैं, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको डेबिट करके क्लोज करके तो बैलेंस शीट में उसको ले जाते हैं। और फिर अगर उसकी अगर डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है और अगर आपको पता चला है कि ये हमने गलती से इसकी वजह से ये सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में ग्रेजुअली हम उसको एडजस्ट करते जाते हैं। यानी कि उसकी सस्पेंस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री कोई नहीं होती? होती है सर, बैलेंस शीट में जाके क्लोज होता है। नहीं बच्चे, कोई क्लोजिंग एंट्री नहीं होती। ऑटोमेटिकली उसका जो अकाउंट बैलेंस आ रहा होता है वो चला जाता है उसमें। हाँ जी, जैसे ही वो पता लग जाता है कि कहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा गया, डेबिट नहीं लिखा गया, वो कौन सी अमाउंट थी और कौन सी आइटम है, जब हम उसको एंटर करते हैं तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जी ठीक है, ठीक हो गया। चलो फैसल, पहले
तो फाइनेंस, और ये सारी स्लाइड में ये लिखा हुआ है। देखो बेटा, मैं इन स्लाइड्स में पढ़ के तो सुनाने वाला नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत मरतबा पढ़ा चुका हूं। तो मैं इसमें आपको इसके क्रक्स बता देता हूँ, पढ़ आप लेना। और बुक जो मैंने आपको भेजी बेटा, वो रेलिवेंट टू दैट स्लाइड्स है, दी स्लाइड्स है। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग में असल में डिफरेंस ये है, फाइनेंशियल डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग में हमेशा हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल डाटा को, और जो फाइनेंशियल मैनेजर है उस डाटा को यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं उसके थ्रू। इंटरप्रेटिंग हो जाती है ना जब, तो फिर उसके बाद उसको डिसीजन में लेकर आते हैं। और एनालाइज से बरात यहाँ पे है कि अकाउंटिंग का डाटा हमारे पास आ गया, हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट जो है वो जो आया है उसमें कौन सा रेवेन्यू ज्यादा है और कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो पिछले साल से ज्यादा हुए। ये एनालाइजिंग होती है बेटा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। इंटरप्रिटेशन इस सेंस में की जाती है कि आज जो ज्यादा आपने एक्सपेंस किए हैं तो जस्टिफिकेशन भी है कि अगर एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं तो इसके अगेंस्ट सेल भी बढ़नी चाहिए। अगर सेल नहीं बढ़ी तो फिर ये एक्सपेंस किस बात के हो रहे हैं, ये देखा जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट बेटे, प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगा मैनेजर, और फिर जब वो बन जाएगा और वो देखेगा कि ये वायबल भी है, फिजिबल भी है, इसमें प्रॉफिट भी है, तो उसके बाद वो डिसीजन लेता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का। मतलब ये फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, कितने पैसे कहाँ से लेंगे, सारा लायबिलिटी है, डेट उठाना है, या सारी इक्विटी उसको फाइनेंस करेगी, या फिर इन दोनों का क्लब बनाना है, यानी कि कुछ हिस्सा इक्विटी का और कुछ हिस्सा डेट का। तो मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन मुराद करंट एसेट्स को फाइनेंस करता है करंट लायबिलिटी से, फिक्स एसेट को फाइनेंस करता है लॉन्ग टर्म फंड से। उसके बाद बेटे मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्या गोल ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट है? नहीं, गोल ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। कैश फ्लोस को भी डिपेंड करती है वो, ये ध्यान में रखनी बात। तो फाइनेंस जो है ना तीन चीजों को ध्यान में रखता है। एक तो वो कैश फ्लो से बात करें, दूसरा टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोस बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आपको मिसाल दें कि टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कैश फ्लोस की। वो इसलिए बच्चों कि आप 10 दिन बाद पैसे लो और आज पैसे ले लो, या 2 दिन बाद पैसे हैं ये और एक 10 दिन बाद पैसे हैं, तो कौन सा कस्टमर पसंद है आपको, जो 2 दिन बाद आपको पैसे दे या 10 दिन बाद आपको पैसे दे? जाहिर बात है जो 2 दिन बाद है। और उनमें से जो भी दे दे, तो बेशक कम भी दे दे थोड़े से, तो हम जो अभी दे देगा पैसे उसे प्रेफर करते हैं। अगर वो बहुत कम दे रहा होगा फिर हम नहीं उसे प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर मार्जिन बहुत कम हो तो फिर वो अभी दे दे तो ठीक है। इसलिए तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो इससे पिछली स्लाइड जो मैंने स्किप की उसमें यही बात है बेटे। मैं जाता हूँ, ये देखो 2 इन्वेस्टमेंट है, रोटर और वॉल्व। ईयर 1 में अर्निंग पर शेयर 1.4 और 0.6 है। ईयर 2 में अर्निंग पर शेयर दोनों की सेम है। ईयर 3 में अर्निंग पर शेयर वॉल्व की ज्यादा है, रोटर की कम है। और टोटल को देखें आप 3 सालों को, तो रोटर की 2.80 है और वॉल्व की $3। फ्यूचर होता है असल में कि ये सब फ्यूचर में होगा। हमारी कोशिश होती है कि अपने पैसे को जल्द अज जल्द रिकवर करें। तो मैं रोटर में इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि सिर्फ $0.2 का फर्क है दोनों का टोटल में। लेकिन रोटर मुझे शुरू में 1.4 दे रहा है, मैं 1.4 लेके दोबारा इन्वेस्ट कर सकता हूँ इससे, और 0.6 लेके उसे भी दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं 1.4 लेके दोबारा इन्वेस्टमेंट ना कर दूं,
वो ज्यादा बेहतर है। ये डिसीजंस होते हैं, आपको बताएंगे। उसके बाद देखो बेटा, एक फार्मूला उसने दिया कि जी शेयर प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न डिपेंड करता है कंपनी के रिस्क के ऊपर। जितना कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क से मुराद जितनी उसकी अर्निंग में फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे उतना रिस्क ज्यादा है। और रिस्क मेजर किया जाता है, आपका स्टैट का एक टूल है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सिखाएंगे आप इंशाल्लाह। तो प्रोसेस ये है जी कि फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल डिसीजन अल्टरनेटिव देखता है, जो उसे बेस्ट सुटेबल लगता है वो एक्शन में ले आता है उसे, और उसके रिटर्न और रिस्क को देखता है। उसके बाद वो ये देखता है क्या शेयर प्राइस बढ़ेगी कि नहीं। अगर नहीं बढ़ती तो फिर रिजेक्ट कर देगा वो उस प्रोजेक्ट को, और अगर बढ़ती है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो गोल ऑफ द फर्म होता है मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपने 100 का शेयर लिया, 110 पर चला गया, तो 10 रुपए से जो शेयर बढ़ा है, इसका मतलब 10 रुपए से आपकी वेल्थ बढ़ गई है। यही ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है जी गोल ऑफ द फर्म व्हाट अबाउट अदर स्टेक होल्डर्स। मतलब ये कि आप ठीक है अपने गोल को पूरा करें, लेकिन जो मजीद स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके स्टेक को सेक्रीफाइस करके नहीं। किसी को फायदा पहुंचाना है, बहुत सौ को नुकसान करके नहीं। आप लोग गैम्बलिंग सुनते हो ना, जिसे उर्दू में जुआ कहते हैं। इसकी तारीफ क्या होती है? इसकी तारीफ होती है, चलो जो इसको बता दे उसको भी 100 में 65। कि गैम्बलिंग की क्या तारीफ है? गैम्बलिंग सर, जी गैम्बलिंग वो होती है कि जिसमें सिटअपबाजी है, कि जिसमें दोनों को नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा नहीं है, किसी एक को फायदा और किसी एक को नुकसान है। दैट इज गैम्बलिंग। दैट इज गैम। तो गैम्बलिंग होती है बेटा, एक बंदे का फायदा बहुत सौ के नुकसान पर मुश्तमिल होता है। सिर्फ एक बंदा नहीं बेटा, बहुत सौ के नुकसान, लोगों के नुकसान पर। मतलब ये कि 43 काशिफ ने सही बताया। मतलब ये बेटा, आप स्टॉक एक्सचेंज को देखो, देखें ना स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में चंद बंदों को फायदा होता है, बहुत सौ को नुकसान होता है। कैसे होता है ये आपको बताएंगे फिर कभी। ये हमारा इसमें अभी वो एरिया नहीं है। तो कहता है जी बाकी स्टेक होल्डर्स की स्टेक को सैक्रिफाइस ना करिएगा, अपने शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते। आप एम्प्लॉयज की सैलरीज ही कम कर दो और ऑब्जेक्टिव जी वेल्थ बढ़ानी है, पैसे ज्यादा कटेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं। उसके बाद देखो बेटा आगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंपल, कि जो आपके कंपनी है इसको गवर्न कैसे किया जाए, चलाया कैसे जाएगा। गवर्नेंस, गवर्न से चलाना कॉर्पोरेट कंपनी को, तो उनके इंटरनल लॉज भी होते हैं और एक्सटर्नल लॉज जो हर सूरत फॉलो करने को कंपनी। तो ये लॉ में है, जब आप लॉ पढ़ोगे इसमें आ जाएगा। इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सिंपल सी बात है बेटा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज करता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी की इन्वेस्टमेंट को, किसी के पैसे को मैनेज करते हैं, अपने चार्जेस लेते हैं और साइड पर हो जाते हैं। अपने चार्जेस लेते हैं और साइड पर हो जाते हैं। इसको पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। सर्वेंट्स एक्ट ये इस बात पे बनाया गया था कि कभी कभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती थी मैनेजमेंट, जिससे शेयर होल्डर्स का नुकसान होता था, तो वो डिस्क्लोज करना जरूरी होता था। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स आ जाते थे। मिसाल के तौर पे मैनेजर प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहता। क्यों नहीं लगाना चाहता बेटा? इसलिए नहीं लगाना चाहता कि अगर ये लगाया, माइट भी पॉसिबल है कि हमें फायदा ना हो, शेयर होल्डर को फायदा हो, और अगर ये प्रोजेक्ट ना कामयाब हुआ तो हमें नुकसान तो जरूर होगा। वो शेयर होल्डर हमें फारिग कर देंगे,
या मैनेजमेंट हमें फारिग कर देगी। तो अब जब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ये बड़ी मुश्किल कहानी। तो इसके लिए कुछ एसओपीस बनाए गए, उसे सर्वेलेंस ऑफिसर एक्ट कहते हैं। एक बोर्ड बनाया गया जो अकाउंटिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है। फिर ऑडिट और रेगुलेशंस को और कंट्रोल्स टाइट किए गए। पेनल्टीज जो फ्रॉड करेंगे, और ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, छोटी नहीं होती, लग पता जाता है जो कमिट करेगा फ्रॉड। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जो अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होती हैं, उनको बढ़ाया गया। फिर कॉर्पोरेट बोर्ड्स स्ट्रक्चर गाइडलाइंस बनाए गए कि कैसे कॉर्पोरेट को गवर्न करना चाहिए। एथिक्स सिंपल सी बात है बेटा, एथिक्स से मुराद ये है कि अखलाकी रवायत कायम रखनी कंपनी में, अखलाकी रवायत खराब ना हो। आप ये ना हो कि रेजिडेंशियल एरिया में पॉइजनस फैक्ट्री निकालें, एग्रीकल्चर फैक्ट्री लगा दें, वहां पर आप फर्टिलाइजर बनाएं और उसका धुआं जो जहर है वो बाती में फैले। फिर इसमें एक बात लिखी सेकंड, एथिकल वायलेशंस अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी। मतलब ये, आप इसकी मिसाल ऐसे लो, मीडिया को देखा है, वो हमेशा बुराई को ढूंढता है, जहां उसे अच्छाई नजर है ना वो उस तरफ नहीं जाता, वो अट्रैक्शन ही नहीं है उसके अंदर। इसी तरह जो एथिकल वायलेशंस करते हैं पब्लिक में, वो फौरन खबर फैलती है, नजर में आ जाती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फर्म के ऊपर, ये ध्यान में रखना। तो ये सारा उसी के बारे में लिखा हुआ है, इसे आपने पढ़ना है। और उसके बाद है बेटा एजेंसी इशू, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एजेंसी इशू ये होते हैं कि आपके हवाले हमने अपना घर किया, उस घर को आपने कैसे चलाया, अगर आप पर नजर रखी जाएगी तो ही वो घर सही तरीके से चलेगा। दो तरीका होते हैं किसी से काम करवाने के, सख्ती बरतो या उस काम में उसका फायदा भी हो, तो ही वो काम करता है। तो एजेंसी प्रॉब्लम से मुराद ये है, शेयर होल्डर्स एजेंट है, और सॉरी प्रिंसिपल है, और मैनेजर्स इनके एजेंट होते हैं। तो इनको हर सूरत अपने प्रिंसिपल के मुताबिक उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में लगे रहना चाहिए। अगर शेयर होल्डर्स की जगह मैनेजर्स अपनी ही वेल्थ बनाने में लगे, अपनी जॉब सिक्योरिटी में लगे, अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने में लगे, और शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव को भूल गए, तो फिर मसले बनते हैं। इसे एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, ये एजेंसी इश्यू। तो इनको आपने अब स्लाइड्स को पढ़ लेना। नेक्स्ट जब हम वीक में आएंगे तो जो पहला हम क्लास रखेंगे बेटा, उसमें क्वेश्चंस होंगे सारे इसके, फिर मैं इसे पूरा करके नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा।